नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, मतलब जो लंबे समय तक अपना असर बनाए रखती हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए या कोई भी जो साइकोटिक डिसऑर्डर है किसी पर्सन को, जैसे कि स्किज़ोअफेक्टिव या डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ऐसे पेशेंट के लिए अपनी दवाइयाँ लेते रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ना ही सिर्फ पेशेंट के लिए, जबकि उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए तो ये बहुत ही सरदर्दी का काम होता है। स्किज़ोफ्रेनिया की एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स को कंट्रोल करने में और साथ ही गुस्से और कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने में बेहद हेल्पफुल होती हैं। दवाइयों के साथ साथ फैमिली थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और कुछ दूसरी साइकोलॉजिकल थेरेपीज जिसमें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी शामिल हो सकती है। इन सभी थेरेपियों की मदद से भी दवाइयों को लेते लेते एक पेशेंट अपनी रिकवरी में काफ़ी आगे बढ़ जाता है और एक स्टेबल और एक सक्सेसफुल लाइफ हासिल कर सकता है। पर समस्या तभी आती है जब ये ग्रोथ, सक्सेस, लाइफ में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जब पेशेंट अचानक से या धीरे धीरे ही सही दवाइयाँ लेनी छोड़ देता है। साइकोसिस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के फर्स्ट एपिसोड के बाद अक्सर ज़्यादातर लोग अपनी दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं और कई बार तो इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी पूरी तरह से प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, समझ नहीं होती कि क्या करना है। वो जानते नहीं हैं, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स को लेकर एजुकेटेड नहीं होते। इस वजह से भी वो अक्सर खुद भी इन दवाइयों को छुड़वाने में पेशेंट को सपोर्ट दे देते हैं। उनको भी लगता है कि पेशेंट तो ठीक हो रहा है या काफ़ी हद तक स्टेबल है, तो अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दवाइयाँ छुड़ा देते हैं। तो कभी कभी पेशेंट दवाइयाँ लेना भूल जाता है या कभी कभी उनको लगता है कि मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो किसी साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। ऐसे में दवाइयाँ छोड़ने के कारण काफ़ी जस्टिफाइड लगते हैं। बीमारी से हटकर या बीमारी की सीवियरिटी को इग्नोर करते हुए वो कुछ दूसरी वजहों से दवाइयाँ छोड़ देते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए लॉन्ग लास्टिंग ड्रग्स या लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, वो यहाँ मदद कर सकती हैं। ये इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और कुछ हफ्तों में एक इंजेक्शन लेने से कई हफ्तों तक दवा लेने की, रोज़ रोज़ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये दवाइयाँ, ये इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस कैसे काम करते हैं? लॉन्ग लास्टिंग ड्रग्स या जिन्हें लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स कहा जाता है, ये उसी तरह से सिम्टम्स को इम्प्रूव करती हैं जैसे कि रोज रोज दवा लेना। एंटीसाइकोटिक दवाइयों की ही तरह ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स होते हैं, ये भी ब्रेन की केमिस्ट्री को उसी तरह चेंज करते हैं जैसे कि दवाइयाँ कर रही हैं। पर क्योंकि आप 2 से 4 हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन का शॉट लेते हो बजाय कि रोज रोज इनको लेने के, तो ये शरीर के अंदर लंबे टाइम तक बने रहकर आपके सिम्टम्स को कंट्रोल में रखती हैं। कई बार तो ये 2 से 4 हफ्ते में एक बार लेने होते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो 2-3 महीने में ही सिर्फ आपको एक बार लगवाने होते हैं। शरीर के अंदर ये केमिकल बना रहता है, धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाता रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि दवाइयों की बजाय इंजेक्शन लिया जा रहा है पर रोज रोज लिया जा रहा है, नहीं, कई हफ्तों महीनों में एक बार ही लेना होता है ये इंजेक्शन। तो जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ या केमिकल जो कि लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शन की फॉर्म में आते हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं: एरिपिप्राजोल, फ्लूफेनाजाइन, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापाइन, पेलिपेरिडोन, रिस्पेरिडोन। इन दवाओं के लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स अवेलेबल होते हैं। पेलिपेरिडोन के कई दूसरे नए केमिकल्स फार्मूला भी अवेलेबल हैं जो कि साल में सिर्फ 4 बार लेने पड़ते हैं इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं तो कुछ इंजेक्शंस इंडिया में अवेलेबल शायद ना मिलें। पर ये इंजेक्शन आप खुद नहीं लगाते, ये डॉक्टर्स आपको लगाते हैं और डॉक्टर्स ये जजमेंट लेते हैं कि कब किस टाइम पर आपको इन इंजेक्शंस को लगाए जाने की ज़रूरत है। और एक बार जब ये इंजेक्शन लग जाता है तो बॉडी में वो धीरे 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 कई दिनों, हफ्तों तक रिलीज होता रहता है। अब बात करते हैं कि इन इंजेक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम फ़ायदों की तरफ देखें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि क्योंकि ये दवा, मतलब ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर ने देना होता है, तो इसलिए डॉक्टर को पता रहता है कि आपको कितने इंजेक्शन कब कब लगे और आपके सिम्टम्स इंजेक्शन के हिसाब से कितने कंट्रोल में आए। क्योंकि दवाएं तो अक्सर लोग जो होते हैं वो डेली नहीं लेते,
कभी कभी हो सकता है कि हेलुसिनेशंस हो रही हों और वो हेलुसिनेशंस कहें कि दवा मत लो, दवा बेकार है, दवा से ये होगा वो होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कई बार पेशेंट कई वजहों से दवा लेना छोड़ रहा है। तो ऐसे में घर वालों के लिए ये मॉनिटर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि पेशेंट रेगुलर दवा ले भी रहा है या नहीं, वो भी तब जब वो बोल रहा हो कि मैं रेगुलर ले रहा हूं पर वो रेगुलर शायद ना ले रहा हो। तो क्योंकि आप डॉक्टर के पास हमेशा इंजेक्शन के लिए जाते हो, आप खुद तो लगा ही नहीं सकते हो, तो ऐसे में डॉक्टर को हमेशा पता रहेगा कि आप रेगुलरली जो आपको दवा मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है इन दवाओं का, या कहें कि इंजेक्शंस का, कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाती है, डॉक्टर की नज़र में आपका ट्रीटमेंट हमेशा बना रहता है और डॉक्टर को भी पता रहता है कि आपको कितना कब कैसे इंजेक्शन दिया गया, और सिम्टम्स का कंट्रोल में आना आसान हो जाता है। 40 से 60% पेशेंट जिनको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, खासकर कि स्किज़ोफ्रेनिया है, वो अपनी रोज़ दवा नहीं लेते और कई बार 2 दिन के लिए दवा छोड़ने से भी बहुत एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, उनको रिलैप्स हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में रिलैप्स इसी वजह से होता है क्योंकि वो दवा लेते लेते बीच में छोड़ देते हैं। एक तरफ तो रिकमेंडेड होता है कि जब भी साइकाइट्रिक दवाइयाँ छोड़ी जाएं, ग्रेजुअली छोड़ी जाएं, धीरे धीरे छोड़ी जाएं, पर क्योंकि पेशेंट अचानक से अपने आप दवा छोड़ देते हैं तो उसका रिएक्शन और भी स्ट्रांग होता है। तो दवा लेते लेते जब रिलैप्स हो जाए उसकी इंटेंसिटी सिवेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि दवा अचानक से छोड़ देने के बाद कई हफ्तों महीनों के बाद जो रिलैप्स होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है और ज़्यादा डिसेबलिंग होता है। तो ऐसे में इस तरह की रिलैप्स कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई दवाओं को, इंजेक्शंस को मॉनिटर करे, पता चलता रहे कि सही डोजेज में सही टाइम पर दवा ली जा रही है नहीं। तो क्योंकि डॉक्टर हमेशा मॉनिटर करेगा, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स के लिए भी आसान हो जाएगा पता करना कि दवा रेगुलरली मिलती जा रही है। और शरीर में एक बार चली गई तो पेशेंट उसको निकाल तो सकता नहीं है, पेशेंट के कंट्रोल में तो है नहीं कि वो अपने शरीर से इनको बाहर निकाल ले, तो नेचुरली शरीर के अंदर केमिकल इंजेक्शन पहुंच जाता है। आमतौर पर जो लॉन्ग लास्टिंग ड्रग्स होते हैं, ये जो इंजेक्शंस होते हैं, ये तभी दिए जाते हैं जब पेशेंट्स के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। दवाओं की मदद से एक लेवल तक उसके जो पेशेंट के जो मेन जो फुल ब्लोन सिम्टम्स हैं वो कम हो चुके हैं, पेशेंट काफ़ी हद तक स्टेबल कंडीशन में है। पर पेशेंट के लिए जो असली समस्या बनी हुई है और फैमिली मेंबर्स के लिए जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो ये है कि पेशेंट रेगुलरली मेडिसिन ले रहा है नहीं, क्योंकि ये जो रेजिडुअल फेज में जब पेशेंट पहुंच जाता है, जहां ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि पेशेंट अब रिकवर कर चुका है, सब ठीक हो चुका है, वहीं पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है जब पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को भी ये लग सकता है कि सब ठीक हो गया तो अब दवा क्यों लें। तो क्योंकि हमें पूरी तरह से पता नहीं होता, पूरी तरह से हम दवाओं के, मेंटल हेल्थ के इश्यूज के लिए एजुकेटेड नहीं होते, पता नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हम अपने अंदाजे लगा लेते हैं और दवाइयां छोड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में इंजेक्टेबल्स लगा के रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये शुरुआत में नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं कि किसी को ऑनसेट हुआ हो 17-18 की उम्र में और उसको सीधा इंजेक्शन लगा दिए जाएं। पहले दवाएं ही दी जाएंगी, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दवाओं का ही दिया जाएगा। फिर कई महीनों, सालों के बाद जब पेशेंट को काफ़ी मेंटेनेंस फेज में जब दवाइयां दी जा रही हैं, पेशेंट रेगुलर ले रहा है और कोई अगर उसका ऐसा रिलैप्स हुआ है जो कि दवाइयां छोड़ने की वजह से हुआ है, या किसी भी तरह से ये रिस्क बना हुआ है कि पेशेंट दवाइयां छोड़ सकता है, तो ही उसे इंजेक्शन दिया जाएगा। तो जब तक डॉक्टर रिस्क को एसेस ना कर लें, ऐसा ना देख लें कि पेशेंट में कितने चांस हैं दवा छोड़ने के, या कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसका रिलैप्स हुआ है बार बार दवा छोड़ने की वजह से, तभी इंजेक्शंस की नीड ज़्यादा समझी जाती है। पर जो लोग दवाइयां लेते रहते हैं, जिनमें कोई रिस्क नहीं है दवाइयां छोड़ने का, भले ही वो मेन सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो उनको देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां रेगुलरली लेते रहते हैं। इसलिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, पब्लिश हुई थी, जो कि UCLA मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में की गई थी। उसमें यह भी पाया गया कि जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया के लिए शुरू से ही इंजेक्टेबल्स, लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, अगर उन्हें दी जाएं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा ओपन रहेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और लंबे टाइम तक ये ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। मतलब 2 तरह के ग्रुप्स अगर हम देखें, एक वो जिनको शुरुआत में पहले एपिसोड के बाद ही अगर उनको दवाइयां दे दी गई, और एक ग्रुप ऐसा है जिनको पहले एपिसोड के बाद ही ये इंजेक्शन दे दिए गए।
और इन दो ग्रुप्स को कंपेयर किया कि ये किस तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं, कितना ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, इंप्रूवमेंट इनकी कितनी आती है, कितने इनके अंदर रिलैप्स के चांस बनते हैं। जब इन कई सारे पैरामीटर्स पर इन दो ग्रुप्स को कंपेयर किया गया तो ऐसा देखा कि जो इंजेक्शन लेने वाला जो ग्रुप था, जिनको शुरुआत में ही स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने में ऑनसेट के टाइम पर ही जिन्हें इंजेक्शन दिए गए, ना ही केवल ये लोग लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट फ्रेंडली रहते हैं, ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव रहते हैं, साथ ही इनमें रिलैप्स के रेट भी कम रहते हैं। सिर्फ 5% पेशेंट जिनको कि इंजेक्शन दिए गए थे उनको रिलैप्स हुआ, जबकि 33% लोग जिनको दवाइयों पर रखा गया था उनको रिलैप्स हुआ था। ये स्टडी कई सालों तक नहीं की गई थी, कुछ ही महीनों तक की गई थी। मतलब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा के लिए पेशेंट जो है वो बस इंजेक्शन लेगा तो वो ट्रीटमेंट लेता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कई वजहों से पेशेंट का रिलैप्स हो सकता है, कई बार बीमारी ही प्रोग्रेस कर देती है, कई बार कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से रिलैप्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवा लेने या छोड़ने से ही रिलैप्स होगा, रिलैप्स के और भी रीजंस होते हैं। पर जब इन दो ग्रुप्स को सेम टाइप के लोग थे, सेम टाइप की कंडीशंस थी, बस दो अलग ट्रीटमेंट जब दिए गए तो इंजेक्शन वाले ग्रुप का रिलैप्स रेट कम देखा गया और साथ ही ये लोग लंबे टाइम तक अपने ट्रीटमेंट को लेकर पॉजिटिव रहे। ये रेगुलरली डॉक्टर्स के पास इंजेक्शन के लिए विजिट करते रहे, जबकि जो दवाइयां लेते हैं वो कई बार डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं और साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दवाओं को लेकर एक नेगेटिविटी, एक बड़ा नकारात्मक सा रवैया पेशेंट्स में होता है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में इंजेक्शंस काम कर सकते हैं, हेल्प कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं इंजेक्शंस के। क्योंकि आपको डॉक्टर के पास रेगुलरली कुछ हफ्तों के बाद जाना पड़ता है इंजेक्शन लेने के लिए, जबकि दवाइयाँ जो हैं वो तो आप घर में बैठे बैठे खुद ही ले लेते हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, घर का कोई व्यक्ति भी ला सकता है। तो जितना इजी एक्सेस आपके पास दवाओं की होती है उतनी इजी एक्सेस आपके पास इंजेक्शन की नहीं होती। और अगर किसी भी वजह से पेशेंट की कंडीशन खराब चल रही हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो हो सकता है कि जब उसको डेट मिली हो वो उस पर ना जाकर महीना 2 महीना लेट कर दे और तब तक उसका रिलैप्स हो जाए या तब तक उसकी कंडीशन खराब हो जाए। तो ये एक रिस्क बना रहता है इसके अंदर, जो कि देखा जाए तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई लोगों के लिए। एक सीरियस साइड इफेक्ट करीब 1% लोगों में देखा जाता है जिनको कि ओलेंजापाइन की लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन दी गई हो, उनमें पोस्ट इंजेक्शन डिलीरियम सिडेशन सिंड्रोम पाया जाता है, जिसमें कि इंजेक्शन लगने के बाद डिलीरियम जैसे मतलब डिसओरिएंटेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसमें डिजीनेस होती है, चक्कर आने जैसा फील होता है, कन्फ्यूजन्स होती हैं और कुछ ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स आ सकते हैं जिसको कि पेशेंट कंट्रोल ना कर पाए। और अक्सर ये इंजेक्शन लगने के करीब 1 घंटे के अंदर सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, पर ये सिर्फ 1% या उससे भी कम लोगों में देखने में आते हैं ये इस तरीके के रिएक्शंस। इसलिए इंजेक्शन लगने के बाद बावजूद इसके कि रिस्क बहुत कम लोगों में होता है, ना के बराबर लोगों में होता है, पर फिर भी हो सकता है इंजेक्शन लगने के बाद 3 घंटे तक डॉक्टर आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक पर रुकने के लिए बोले, ताकि आप पर उन साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके और तभी कंफर्म होने के बाद, डॉक्टर के श्योर होने के बाद आपको घर भेजा जा सके। इसी के साथ जो कि आम दूसरी एंटीसाइकोटिक दवाइयों के साथ भी जो रिस्क रहते हैं, जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके अंदर नींद ला सकती हैं, आपको डिजी फील करा सकती हैं, आपको स्किन रैशेस पड़ सकते हैं, आपके हार्ट बीट बढ़ सकते हैं, ब्लड विजन हो सकती है, मसल्स में थोड़ी सी शेकीनेस या स्टिफनेस आ सकती है, और कुछ लोग जैसे कि लंबे टाइम में वेट गेन कर लेते हैं, डायबिटीज़ का या हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क रहता है। ये जो कुछ आम एंटीसाइकोटिक दवाओं के साथ जो रिस्क होते हैं ये भी इंजेक्शंस के साथ आते ही हैं। इसलिए यहाँ ये नहीं कहेंगे कि इंजेक्शंस में ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखा गया है। पर हाँ, ये वाले जो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि दवाओं की बजाय इंजेक्शन लें तो इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पर क्योंकि इंजेक्शन जो होता है वो शरीर में काफ़ी टाइम तक बना रहता है, तो अगर कोई डिस्कम्फर्टिंग परेशान करने वाला साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो वो 2, 4, 6 हफ्ते तक बना ही रह जाएगा। जबकि अगर दवा लेता रहता है पेशेंट तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा चेंज करा के उस साइड इफेक्ट को रोका जा सकता है। तो यहाँ जो एक प्रॉब्लम आ जाती है वो क्या, कि साइड इफेक्ट्स लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं और उसमें पेशेंट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो केमिकल चला गया वो वहीं रहेगा और किसी ना किसी तरह से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा साइड इफेक्ट दिखाता रहेगा पेशेंट का शरीर और दिमाग।
हाँ, पर इसका सॉल्यूशन डॉक्टर कर सकता है, क्योंकि अगर ड्राउजीनेस, मसल शेकीनेस, स्टिफनेस, कुछ अगर ऐसे मूवमेंट रिलेटेड और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर अपने आप ना जा रही हो कुछ दिन के बाद, तो डॉक्टर आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे सकता है जो कि इस तरह के सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स को दूर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि डर जाना चाहिए कि भाई ये तो अंदर चले गए तो इससे तो सिम्टम्स आते रहेंगे, साइड इफेक्ट बने रहेंगे। नहीं, डॉक्टर के पास सॉल्यूशंस हैं। उस केस में आपको डॉक्टर्स के पास कुछ रेगुलर विजिट देनी पड़ सकती है ताकि साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे ही होता है कि डॉक्टर आपको लॉन्ग लास्टिंग ड्रग्स जो है वो शुरू करने से पहले आपके पूरी कंडीशन को असेस करता है, आपके पास्ट में किस तरह के साइड इफेक्ट्स रहे हैं वो भी देखता है, और जब वो आपको ये इंजेक्शन देता है तो धीरे धीरे आपको मॉनिटर करने के लिए, डेली रिकॉर्ड रखने के लिए भी बोल सकता है, ताकि डॉक्टर को पता रहे कि कौन से इंजेक्शन, कौन सी दवा आपको कितना असर कर रही है। ज्यादातर लोग शुरुआत में पिल्स से ही शुरू करते हैं, इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट पर एकदम इंजेक्शन की तरफ जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस पर ही आपको इंजेक्शन या दवा लेनी चाहिए। हर डॉक्टर का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, वो उसी हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार वो देख लें कि आपके ऊपर दवा कैसे काम कर रही है, इंजेक्शन कैसे काम कर रहा है, तो थोड़े से ट्रायल एरर के बाद ही आप लंबे टाइम तक कोई एक टाइप का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका पहला, जब आपको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग का जब शॉट लग जाए तो उसके बाद भी आपको अपनी दवा को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन वाले केमिकल को बॉडी में रिलीज होने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब आपने इंजेक्शन लिया तो एकदम आप दवा लेना छोड़ दें। डॉक्टर ने अगर कहा है कि कुछ दिन तक मॉनिटर करना पड़ेगा, इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा, धीरे धीरे डोजेज में चेंज करके, रिड्यूस करके आपको दवाओं से दूर होना है, ऐसी ही अप्रोच को फॉलो करें और धीरे धीरे दवाओं से हटने के लिए डॉक्टर आपको बोलेगा। ऐसा ही आपको देखने में मिलेगा शायद। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर अलग अलग इंजेक्शंस ट्राई करके पहले देखे कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है। जैसे कि दवाइयों के साथ भी डॉक्टर अक्सर कई बार ट्रायल्स लेते हैं, देखते हैं कि एक दवा काम कर रही है या दूसरी कर रही है, तीसरी कर रही है। तो इंजेक्शंस के मामले में भी हो सकता है कि पहले 1-2 शॉट आपको दिए जाएं, लंबे टाइम तक मॉनिटर किया जाए, फिर उसके बाद दूसरे इंजेक्शन की तरफ बढ़ जाए डॉक्टर। तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, मॉनिटर करेगा कि कैसा ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, कितने टाइम तक। तो ये रही कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स के बारे में, जो कि उम्मीद है आपको काम आएगी। आपको इससे कुछ इंसाइटफुल, कुछ यूजफुल चीज़ें जानने में मदद मिलेगी और अपने या अपने फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट में कुछ नया डिसीजन लेने में या कुछ नए तरीके से सोचने में आपको मदद मिलेगी, आपको नई दिशा मिलेगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आप जानकारी ले सकें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।